अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से सीपेक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी गई है और पाकिस्तान को बाकायदा वार्निंग भी दे दी गई है। हमें यह बताया गया है कि सीपेक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मखदूश हालात हैं। जी हाँ, चाइनीज़ सफ़ीर ने बाकायदा पब्लिकली हमारी हुकूमत और पाकिस्तान की एजेंसीज़ को ये बात बताई है, जो कि चाइनीज़ का बिल्कुल रवैया नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक थे और चाइनीज़ सफ़ीर भी मौजूद थे। पहले चाइनीज़ सफ़ीर ने अपनी तकरीर की, जो कि एक रवायती तकरीर होती है पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात के मुतालिक, और 75 साल हुए हैं इन ताल्लुकात को। इसी वजह से इस सेमिनार का नाम चाइना एट 75 रखा गया था। फिर जब बारी आई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की, तो उन्होंने जैसे बड़के मारने की आदत है वैसे बड़क मारी और बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरा चाइना के दौरान चाइनीज़ सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये कहा कि चाइना की पॉलिसी है कि वो किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहाँ पर चाइनीज़ शहरियों की ज़िंदगियाँ महफूज ना हों। लेकिन पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, यानी वो ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों के बावजूद चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और करता रहेगा। वो ये बात करके स्टेज से उतरे तो चाइनीज़ सफ़ीर ने दोबारा तकरीर के लिए स्टेज संभाल लिया। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, एक मुकर्रर एक दफ़ा ही अपनी तकरीर किया करता है। तो चाइनीज़ सफ़ीर जब इस दफ़ा पोडियम पर आए तो उन्होंने इस बात को क्लियरली कहा कि जनाब, चाइना की ये पॉलिसी है और हम आपको बताते चलें कि आज भी चाइनीज़ सदर सबसे ज़्यादा अपने शहरियों की ज़िंदगियों के लिए फ़िक्रमंद है, खा वो दुनिया में कहीं हो या पाकिस्तान के अंदर। और वो इस मामले में बहुत तशवीश का इजहार करते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ शहरियों और चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर 2 ख़तरनाक हमले हुए हैं। एक हुआ था मार्च के महीने में, जो कि दासू डैम पे काम करने वाले चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कर्स पे हुआ था, उसमें 5 चाइनीज़ शहीद हुए थे। दूसरा, गुज़िश्ता माह एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले अक्टूबर के अंदर कराची में खुदकुश हमला हुआ था, इसमें 2 चाइनीज़ जाँ बहक हुए थे। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर होने वाले ये 2 हमले जो हैं ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है और उन्होंने हुकूमत को कहा कि आप इन चीज़ों को रोकें, ऐसे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें जो कि चाइना के मफादात को हिट कर रहे हैं और लोगों को जो इन्वॉल्व हैं उन्हें सख्त तरीन सज़ाएँ दें। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ पे एक्शन लेगा। तो एक ऐसी ख़बर है जो कि हुकूमत के कान पर बहुत ज़ोर से लगी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें ना अपने शहरियों की इज़्ज़तों और ज़िंदगियों का ख्याल रखती हैं और ना ही दूसरों के बारे में उनको इतनी फ़िक्र होती है। इनको अपने ख़ानदानों की फ़िक्र ज़रूर होती है। कोई यूरोप बैठा होता है, कोई लंदन बैठा होता है, कोई अमेरिका बैठा होता है, लेकिन जो लोग यहाँ बसते हैं आम शहरी, उनकी ज़िंदगी की क्या वक़्त है, आप मुझे बताइए। मेरे और आपके इस दुनिया से गुजर जाने पर हुकूमत के कान पर कोई जूं रेंगती है? हरगिज़ नहीं। आप अमेरिका को देखिए, उनका एक शहरी अगवा हो जाए या कत्ल हो जाए तो पूरी रियासत एक्टिवेट हो जाती है। यही हाल जर्मनी का है, जापान का है, चाइना का है। एक हम हैं कि ना हमारी वक़्त है और इसी वजह से हमारी हुकूमतों की वक़्त भी नहीं है। तो इस बयान के बाद एक बहुत बड़ा वबाल आया और बात जनवन है। चाइना पाकिस्तान के अंदर इब्तदाई तौर पर $62 बिलियन सीपेक के तहत इन्वेस्ट करना चाहता था। उसमें से $25 बिलियन तो हम लोगों ने इन्वेस्ट कर लिए पावर प्लांट्स के अंदर, सड़कें बनाने के अंदर, इन जैसे दीगर फील्ड्स में। अब सीपेक का जो फेज़ 2 आना है, कुछ आया है, कुछ अभी आ रहा है। और स्लो क्यों है? वो इमरान खान के दौर में भी स्लो था। सबसे बड़ी वजह थी कोरोना की, दूसरी बड़ी वजह थी यही सिक्योरिटी की। अब कोरोना नहीं है, अब सिक्योरिटी बड़ी वजह है। तो अब जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ मूव करना था और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ लगनी थी, वो क्यों नहीं लग रही? सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी की वजह है। दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर महंगे गैस बिजली के बिल हैं और तीसरी बड़ी वजह हमारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं। बहुत जगह पर हमारे इदारे अप्रूवल्स ही नहीं देते, मसाइल खड़े करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जो लगनी है, फिर डिजिटल इकॉनमी जो होनी है चाइना की मदद से, वो पेंडिंग है। एग्रीकल्चर में सिर्फ इब्तदाई तौर पर चंद काम हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा इनकलाबी काम अभी तक नहीं हो सका।
और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर, विंड या पानी के ऊपर जो हमने बिजली सस्ती बनानी है उस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो ये सारे काम और इनमें होने वाली बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है, वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान चाइनीज़ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और शहरियों की ज़िंदगियां महफूज बनाए। वैसे कहने को तो पाकिस्तान में फॉरेनर्स और स्पेशली चाइनीज़ के लिए 13,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं। बस हम पंजाब पुलिस की बात करें तो उनका एक पूरा महकमा है SPU, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। इसी तरह फ़ौज के अंदर स्पेशल एक यूनिट है, बाकी सूबों की पुलिस में भी अलग यूनिट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है इनकी शायद आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं है, या एक वजह और भी है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सारी नज़र मुखालफिन को कुचलने के ऊपर है। PTI के ख़िलाफ़ जितने एक्शंस अभी तक हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप किस तरह दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी ज़्यादा एक्शन कर पाएंगे जब आपका मतम नज़र हर MPA, हर नाज़म, हर MNA, हर सेनेटर को पकड़ा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुदारा अब तो चाइनीज़ जो हमारे टाइम टेस्टेड और बेस्ट फ्रेंड कंसिडर होते हैं, जो हमें अब सबसे ज़्यादा कर्जा देते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा बेल आउट करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो अगर सेमिनार के दौरान ओपनली पब्लिकली हमें कह रहे हैं कि जनाब आपके मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, हम उस तरह आपका इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या अब भी वक्त नहीं आ गया कि हम सियासी चपलिश को छोड़ें और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर तवानाइयाँ उन ग्रुप्स को क्रश करने पर लगाएं जो कि इन्हें हर्ट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर चाइनीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले पाकिस्तान के अंदर जो हो रहे हैं वो BLA करवा रही है। बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो सबसे ज़्यादा हमले कर रही है। अब तो उनकी ख़वातीन भी हमले करना शुरू हुई हैं, ख़ुद कुछ हमले कर रही हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप सियासी हम आंगी कायम करें। बलूचिस्तान के जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उन्हें सुना जाए। जो लोग उनके डिसअपीयर होते हैं और डिसअपीयर होने के बाद उनके ख़ानदान एक मुसल्ला जंग शुरू कर देते हैं, इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए। हमारे बलोच भाई, हमारे पठान भाई कुछ मामले में ज़्यादा जज्बाती हैं, तो हमें उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए उनके साथ डील करना है। पंजाब के शहरी निस्बतन थोड़े ठंडे हैं, सिंधी हमारे भाई भी निस्बतन नरम मिजाज के हैं, उस तरह मुसल्ला जद्दोजहद पर यकीन नहीं रखते। लेकिन जो लोग रखते हैं, आपने उनकी मेंटालिटी के मुताबिक काम करना है। आप उनको मारते रहेंगे, वो आपको मारते रहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं टेबल पर बैठकर कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होगी, लापता अफराद का इशू सॉर्ट आउट करना होगा, आपको वहाँ पर जेन्युइन रिसोर्सेज पहुँचाने होंगे। रास्ते में जो करप्शन होती है हुकूमती सतह पर, ब्यूरोक्रेटिक सतह पर, उन करप्शंस को आपको ख़त्म करना होगा। वहाँ पर ऐसे अफसरान डिप्यूट करने होंगे जो अच्छे, ईमानदार और काम करने वाले हैं, ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि रियासत हमारे साथ सच्चाई से काम कर रही है। अब हम उन्हें फंड्स बहुत दे रहे हैं बलूचिस्तान को, और भी देने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान जाने वाले फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन, नाअहली की नज़र हो जाता है, और उसे काउंटर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। क्यों? वहाँ पर जो लोग रियासत की तरफ जाते हैं वो रियासत को तो बताते हैं कि हम आपके साथ मुखलस हैं, लेकिन वो अपनी जेब में भरने से नहीं हटते। अगर 1 अरब रुपया वहाँ गया है तो 50 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया रास्ते में खा लिया जाएगा, रिश्वत कमीशन की नज़र हो जाएगा, और जो बकिया 40-50 करोड़ का काम होगा वो भी सब स्टैंडर्ड होगा। रोड बनेगी तो घटिया बनेगी, डैम बनेगा तो टूट जाएगा, पीने का साफ पानी की पाइपलाइन बनेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो किस तरह हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएंगे बल्कि हमें फूल देंगे। हाँ, आप ये चीज़ें ठीक कीजिए, फिर BLA समेत हर किसी के ख़िलाफ़ अच्छा एक्शन कीजिए, कानून के मुताबिक एक्शन कीजिए। यकीन कीजिए पाकिस्तानी भी आपको सपोर्ट करेंगे और बलोच भी आपका बाजू बनेंगे। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हुकूमत अब चाइनीज़ वार्निंग के बाद इस आप इशू को टैकल करने की कोशिश करेगी। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।